Good morning friends, you are most welcome in DPS online YouTube channel. Today we are going to teaching about tenses. देखो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है टेंस। टेंस यानी आज का हमारा टॉपिक है टेंस। देखो टेंस का मतलब होता है काल या समय। काल या समय। काल या समय। देखो बच्चों, इसमें सबसे पहले बात करेंगे कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं। देखो, हम सभी पुस्तकों में, ग्रामरों में हम टेंस 3 पढ़ते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। लेकिन बच्चों ये ध्यान रखना कि टेंस 2 ही होते हैं। दो कौन कौन से? प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस। अब आप कहोगे फ्यूचर टेंस कहाँ गया? फ्यूचर टेंस टेंस नहीं होता है। फ्यूचर टेंस को केवल हिंदी से इंग्लिश बनाने की सुविधा की दृष्टि से इसको टेंस माना गया है, ताकि वर्तमान की घटनाओं का वर्णन प्रेजेंट टेंस में, भूतकाल की घटनाओं का वर्णन पास्ट टेंस में और भविष्य की जो घटनाएं हैं उनका वर्णन हम फ्यूचर टेंस में कर सकें। फ्यूचर टेंस को इसलिए टेंस नहीं माना गया है क्योंकि इसमें जो हेल्पिंग वर्ब है वो विल सेल आती है, इसलिए विल सेल आएगी। क्योंकि विल और सेल हमेशा एक मॉडल होते हैं, न कि वो टेंस होता है। ये हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है, इसलिए इसको टेंस नहीं माना गया है। तो अब टेंस कितने प्रकार के होते हैं? देखो जो टेंस 3 प्रकार के हैं। मैंने आपको बता दिया टेंस इसमें 2 होते हैं, लेकिन सुविधा की दृष्टि से टेंसों को 3 प्रकार माना गया है। पहला है प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस। दूसरा है पास्ट टेंस और तीसरा है फ्यूचर टेंस। तीसरा है फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस का मतलब होता है वर्तमान काल। प्रेजेंट टेंस का मतलब होता है वर्तमान काल। वर्तमान काल। वर्तमान काल। पास्ट टेंस का मतलब होता है भूतकाल। और फ्यूचर टेंस का मतलब होता है भविष्यकाल। 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 देखो बच्चों, वर्तमान समय चल रहा है, उनकी जो भी घटनाएं हैं उनका उल्लेख हमेशा प्रेजेंट टेंस में किया जाता है। जो समय गुजर गया उसमें जो भी घटनाएं हुई उनका हम वर्णन पास्ट टेंस में करेंगे। जो भी कार्यक्रम अगर आने वाले समय में होगा उनका वर्णन हम फ्यूचर टेंस में करेंगे। अब आगे बात करते हैं कि प्रत्येक टेंस के 4 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं बेटा? 4 भाग होते हैं। पहला होता है इंडेफिनिट। पहला कौन सा होता है? इंडेफिनिट। दूसरा होता है बेटा कंटिन्यूस। दूसरा होता है कंटिन्यूस। तीसरा होता है परफेक्ट और चौथा होता है परफेक्ट कंटिन्यूस। चौथा है परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। इंडेफिनिट का मतलब होता है बेटा सामान्य। इंडेफिनिट का मतलब क्या होता है? सामान्य। इस टेंस को हम सिंपल टेंस भी बोल सकते हैं। कौन सा टेंस बोल सकते हैं? सिंपल। इसमें जो भी रोजाना की गतिविधि, सामान्य घटनाएं, रोजमर्रा का काम, सार्वभौमिक सत्य वाक्य जो हमेशा परमानेंट रहें, तो उन सब का वर्णन हम इंडेफिनिट टेंस में करते हैं। दूसरा है कंटिन्यूस। इसका मतलब होता है जारी। इसमें हमेशा कार्य लगातार चालू रहता है, जारी रहता है, प्रोग्रेस करता रहता है, इसलिए इसको प्रोग्रेसिव टेंस भी बोलते हैं। प्रोग्रेसिव टेंस। अगर कार्य लगातार चल रहा हो तो उसका वर्णन हमें फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में करना है। नंबर 3 परफेक्ट। परफेक्ट का मतलब होता है पूर्ण। अगर पूर्ण का मतलब आप समझ चुके हो कि कार्य पूरा हो गया है,
तो अगर कोई भी कार्य अगर वर्तमान में पूरा हुआ हो तो उसका वर्णन प्रेजेंट परफेक्ट में, अगर पास्ट में पूरा हुआ हो तो उसका वर्णन हम पास्ट परफेक्ट में, और अगर आने वाले समय में अगर पूरा हो तो उसका वर्णन हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस में करते हैं। तो तीसरा है परफेक्ट समय पूर्ण, इसमें कार्य पूरा होने का उल्लेख होता है। और चौथा होता है पूर्ण अपूर्ण, इसमें कार्य कुछ पूरा हो जाता है और कुछ चालू रहता है, अधूरा रहता है, इसलिए इसका नाम रख दिया है पूर्ण अपूर्ण। देखो बेटा ये जो चार प्रकार हैं वही प्रेजेंट के हैं, वही पास्ट के हैं, वही फ्यूचर के हैं। इस प्रकार से कुल कितने टेंस हो गए? 12 टेंस हो गए। कितने हो गए? 12। पहला हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, दूसरा है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, तीसरा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और चौथा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। पांचवा है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, छठा है पास्ट कंटिन्यूस टेंस, सातवां है पास्ट परफेक्ट टेंस, आठवां है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, नौवां है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, 10वां है फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, 11वां है फ्यूचर परफेक्ट टेंस और 12वां है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। इस प्रकार से कुल टेंस कितने हो गए? 12 हो गए। कितने हो गए बेटा? 12। अब अगला है हमारा, पहला है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब हम अध्ययन करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। पहला टेंस कौन सा है बेटा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है, उसकी पहचान क्या है, उसमें सहायक क्या क्या आती है, वाक्य कैसे बनता है, इन सब के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो पहला टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। कौन सा है बेटा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पहला है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस मतलब सामान्य वर्तमान काल। देखो इसमें आपको नाम से पता चल गया होगा कि वर्तमान समय के सामान्य कार्यों का उल्लेख प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में किया जाता है। अब देखो पहला है इसकी पहचान। पहचान क्या है इसकी? देखो बेटा इस टेंस की पहचान है, अगर वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ताहूं, ती हूं, इसके अलावा है, हैं और हूं, ये शब्द अगर आए तो आपको ये मानना है कि ये हिंदी वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का होता है। तो इसमें पहली पहचान होगी बेटा, हिंदी वाक्य के अंत में, हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ताहूं, ती हूं, ये आदि शब्द आते हैं, आदि शब्द आते हैं, आदि शब्द आते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में देखो, उदाहरण है इसका, वह प्रतिदिन, वह प्रतिदिन सूर्य को, वह प्रतिदिन
प्रतिदिन सूर्य को नमस्कार करता है। देखो बेटा इसमें क्या है, लास्ट में ता है। क्या है इसमें, ता है। तो यहाँ पे ता है, ती है, ते हैं, ता हूं, ती हूं इत्यादि शब्द आते हैं। दूसरी पहचान है, अगर होना क्रिया पाया जाए, होना, अगर होना की देखो है, हैं और हूं। अगर होना क्रिया पाई जाए, होना क्रिया पाई जाए तो वह वाक्य भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का होता है। देखो इसमें उदाहरण है, एग्जाम्पल, वह ईमानदार है, वह ईमानदार है। तो देखो बेटा इसमें है आ रहा है ना, है, तो ये है किसका रूप हुआ, होना क्रिया, इसलिए ये वाक्य कौन से टेंस का है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। तो भी क्रिया के 7 रूप होते हैं, 3 वर्तमान में, 2 पास्ट टेंस में भूतकाल में और 2 भविष्य काल में। इस प्रकार से 7 रूप हो गए की जा रहे हैं, वाटर और शैल बी और विल बी। तीसरा है इसका, यदि इंग्लिश सेंटेंस में, यदि इंग्लिश सेंटेंस में, देखो इसमें एडवर्ब कौन कौन से आती हैं इंग्लिश सेंटेंस में, ऑलवेज, यूजुअली, जनरली, ऑलवेज, यूजुअली, जनरली, रेगुलर, सेल्डम, डेली, नेवर, फ्रीक्वेंटली, एवरीडे, every week, every month, every year। इसके बाद में ऑन के बाद में डे ऑफ वीक, या फिर फेस्टिवल आए, ऑन दीपावली, ऑन दशहरा, तो वो वाक्य भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का होता है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में देखो बेटा, एग्जाम्पल है, he always go to school। अब इसमें क्या शब्द है बेटा, ऑलवेज, ऑलवेज आ रहा है, तो ऑलवेज आने से ये सेंटेंस कौन से टेंस का हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। तो ये आपको पहचान अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। अगर हिंदी वाक्य के अंदर ता है, ती है, ते है, ता हूं, तो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का होगा। अगर भी क्रिया पाई जाए तो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का होगा। अगर ऑलवेज, यूजुअली, जनरली, रेगुलर ये सब पाए जाए तो भी वो वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का होगा। नंबर 4 है, कुछ क्रियाएं ऐसी होती हैं जिनका आईएनजी नहीं जुड़ता है, तो वो क्रियाएं प्रेजेंट इंडेफिनिट में शो होती है। जैसे कौन कौन सी बेटा, सी वांट, हैड, लव, लाइक, डिसलाइक, बोरो, लैंड,
forget, remember, believe, deceive, own और forlorn। ये शब्द ऐसे हैं, इनके आईएनजी नहीं जुड़ता है, इसलिए ये वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही आते हैं। जिस वाक्य में ये शब्द आ गए तो मान लो ये वाक्य कौन से टेंस का होगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। तो बेटा ये तो फिर सारी इसकी पहचान है, साहब की है, होना के लिए पहले, ऑलवेज, यूजुअली, जनरली, ये सब मिल जाए। इसके साथ में अगर ये नीचे दिए हुए हैं ऐसी क्रिएटिंग का नहीं लगता है, जैसे वांट, हैड, लव, लाइक, डिसलाइक, है ना। तो ये सारे वाक्य हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में। अब अगले दूसरी चीज पढ़ेंगे, इसमें सहायक क्रिया क्या क्या आती है, सहायक क्रिया कौन कौन सी आती है। सहायक क्रिया नंबर 2 है हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रिया। हेल्पिंग वर्ब देखो इसमें कौन कौन से आते हैं। देखो ना, हेल्पिंग वर्ब सीखने से पहले आपको एक चीज बता दूं कि सेंटेंस 4 प्रकार के होते हैं, सकारात्मक वाक्य, नकारात्मक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। सकारात्मक वाक्य क्या होता है? ऐसा वाक्य जिसमें कार्य की स्वीकृति हो। इस प्रकार के वाक्य में नहीं और प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं आता है। नंबर 2 है नकारात्मक वाक्य, जिसको इंग्लिश में नेगेटिव बोलते हैं। इसमें इस प्रकार के वाक्य में नोट या हिंदी वाक्य में नहीं आता है। नंबर 3 है प्रश्नवाचक वाक्य, इस प्रकार के वाक्य में प्रश्न किया जाता है। प्रश्न 2 प्रकार के होते हैं, एक तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाला, दूसरा WH वर्ड से शुरू होने वाला, व्हाट, व्हाई, वेयर से। और नंबर 4 है प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य, इस प्रकार के वाक्य में प्रश्न भी पूछा जाता है और कार्य की नकारात्मकता भी होती है। तो इसमें ये बात आपको क्यों बताई है? ये इसलिए बताई है कि इस वाक्य में, इस टेंस में, अगर वाक्य या सेंटेंस अफर्मेटिव हो, क्या होगा? अगर वाक्य या सेंटेंस अफर्मेटिव हो, सकारात्मक हो, अफर्मेटिव हो, तो उसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं लगती है, हेल्पिंग वर्ब नहीं लगती है। नंबर 2, अगर वाक्य सकारात्मक हो तो उसकी सहायक क्रिया नहीं लगेगी। दूसरा है अफर्मेटिव सेंटेंस में, अफर्मेटिव सेंटेंस में कर्ता सब्जेक्ट सिंगुलर, एक वचन, सिंगुलर का मतलब ही, शी, इट और एक नाम, ही, शी, इट, वह, वन ने, सिंगुलर हो तो वर्ब के एस या ईएस जुड़ेगा, एस या ईएस जुड़ेगा। कर्ता प्लूरल, कर्ता प्लूरल, I, we,
यू दे, दो या दो से ज्यादा नाम, दो या दो से ज्यादा नाम होने पर एस या ईएस नहीं जुड़ेगा। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो ऐसे ही जुड़ेगा, अन्यथा नहीं जुड़ेगा। नंबर 3, यदि वर्ग के अंत में ओ डबल एस, एस एच, सी एच, एक्स डबल जेड हो तो एस जुड़ेगा, अन्यथा एस जुड़ेगा। अगर क्रिया के अंत में ओ डबल एस, एस एच, सी एच, एक्स और डबल जेड आ रहे हैं तो ये जुड़ेगा, अन्यथा एस जुड़ेगा। नंबर 4 है बेटा, यदि वाक्य या सेंटेंस नेगेटिव, नकारात्मक, इंट्रोगेटिव, प्रश्नवाचक, वह इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो, तो हेल्पिंग वर्ब डू या डच आएगी, डू या डच आएगी। नंबर 5, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डच व प्लूरल के साथ डू आएगी। ये बात मैं आपको समझा देता हूँ। जब अगर वाक्य सकारात्मक हो तो आपको सहायक क्रिया नहीं लगानी है। सकारात्मक वाक्य में भी दो चीजें हैं, कर्ता अगर एक वचन है, इसी इट और एक नाम, तो आप क्रिया के ऐसे ही जोड़ना है। और अगर कर्ता बहुवचन है, आई, वी, यू, दे या दो से ज्यादा नाम, तो आपको ऐसे ही एस नहीं जोड़ना है। नंबर 3, ऐसे ही एस कहाँ लगेगा? अगर क्रिया के अंत में ओ डबल एस, एस एच, सी एच, एक्स और डबल जेड हो तो आपको ये जोड़ना है, अन्यथा आपको एस जोड़ना है। नंबर 4, अगर वाक्य नेगेटिव हो, इंट्रोगेटिव हो या इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो तो आपको हेल्पिंग वर्ब डू या डच में से एक लगानी है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आपको डच का प्रयोग करना है और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में आपको डू का यूज करना है। अंडरस्टैंड? अब आगे, अब देखो बेटा इसमें वर्ब कौन से आते हैं? इसमें वर्ब कौन से आते हैं? कौन सी फॉर्म आती है? वर्ब के तीन फॉर्म होते हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। अब इस टेंस में कौन सी फॉर्म आएगी ये मैं आपको बता देता हूँ। वर्ब। नंबर 3 है वर्ब। तो बेटा इसमें
हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो इस टेंस में सदैव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। कौन सी फॉर्म आती है बेटा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। अब मैं आपको इसके फॉर्मूला लिखा देता हूं। फॉर्मूला, वाक्य बनाने का सूत्र। पहला वाक्य है अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे बनता है बेटा? इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद में वर्ब आएगी, और अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो ऐसे ही लगाना है, और अगर प्लूरल है तो ऐसे ही नहीं लगाना है। सिंगुलर। उसके बाद में ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट के बाद में जो अदर वर्ड हैं वो लास्ट में लिखे जाएंगे। देखो आपके एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आएगा, आई खालिस्तान प्ले चेस दिल्ली। देखो इसमें पहली प्राथमिकता तो ये है कि हम इस वाक्य को पहचानेंगे ये कौन सी टेंस है। तो इस वाक्य में ऐड होगा दिल्ली, दिल्ली यानी रोजाना। इसका मतलब ये वाक्य कौन सी टेंस का है? प्रेजेंट इंडेफिनिट है। नंबर 2, अब ये वाक्य सकारात्मक है या नकारात्मक है? देखो इस वाक्य में नोट भी नहीं आ रहा, प्रश्न चिन्ह भी नहीं आ रहा, इसका मतलब ये वाक्य सकारात्मक है। नंबर 3, सकारात्मक है तो सही नहीं है। नंबर 3, अगर वाक्य आप देखो सब्जेक्ट सिंगुलर है प्लूरल है, आई का मतलब प्लूरल सब्जेक्ट है, तो इसमें ऐसे यस नहीं लगेगा, इसलिए यहाँ पे पोस्टर में क्या करोगे आप? केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। समझ आ गया? केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्ले, और ये फिर हट जाएगी, ये क्या हो जाएगी? हट जाएगी। तो ऐसे आपको प्रयोग करना है। दूसरा है बेटा नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस का सूत्र क्या है? इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद में डू या डज में से एक लगाना है, उसके पश्चात नॉट का प्रयोग करना है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, उसके बाद में ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट के बाद में अदर वर्ड आएगा, अदर वर्ड। अदर एग्जाम्पल के रूप में एग्जाम्पल देख लो इसका, वी नॉट गो टू स्कूल ऑन संडे। देखो ना इसमें ऑन संडे आ रहा है, इसका मतलब ये वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट है। नोट आ गया, नकारात्मक वाक्य है, इसका मतलब हेल्पिंग वर्ब लगेगी। अब सब्जेक्ट है बेटा, इसमें भी सिंगुलर है प्लूरल है? प्लूरल है, तो यहाँ पे डू आएगा और नोट को साथ में ऐसे लिख दिया जाएगा, फिर इसको हटा दिया जाएगा। तो इस प्रकार से इस खालिस्तान में क्या आ गया बेटा? डोंट गो। क्या आ गया बेटा इसमें? डोंट गो। ऐसे आपको इसका प्रयोग करना है। तीसरा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। कौन सा है इसमें? इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस इंट्रोगेटिव वाक्य दो प्रकार के होते हैं, एक हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाला, ऐसे वाक्य हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं उनका आंसर यस या नो में दिया जाता है। और हिंदी वाक्य में ये क्या से शुरू होते हैं? ये वाक्य 30 नंबर 3 है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव
इंट्रोगेटिव सेंटेंस। देखो इसमें पहला वाक्य है हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाला, इसका सूत्र है डू या डज पहले आएगा, उसके बाद में सब्जेक्ट लगेगा, सब्जेक्ट के पश्चात वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म के बाद में ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट के बाद में अदर वर्ड आएगा और लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह। दूसरा सूत्र है, इसमें सबसे पहले WH वर्ड, उसके बाद में डू डज, फिर यहाँ पे सब्जेक्ट, उसके पश्चात वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, लास्ट में प्रश्न। देखो एग्जाम्पल इसके, पहला वाक्य है ही गो टू टेम्पल दिल्ली। देखो इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह आ रहा है लास्ट में और WH वर्ड है नहीं, दो का निशान है, इसका मतलब ये सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से शुरू है। एक में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होगा और दूसरे में वर्ब का प्रयोग होगा। हेल्पिंग वर्ब किसके अकॉर्डिंग आएगी? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट का इसमें ही सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे बेटा आपको? डज। और यहाँ पे गो की गो वर्ब फर्स्ट वन ऐसे कैसे आएगा। दूसरा वाक्य है WH वर्ड वाला, वेयर यू गो टू दिल्ली। जो इसमें वेयर से आ रहा है, इसका मतलब WH वर्ड है और दिल्ली, दिल्ली का मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य है। तो यहाँ पे तो दो का स्थान है, इसमें हेल्पिंग वर्ब और इसमें वर्ब। यू सब्जेक्ट है, प्लूरल है, इसलिए यहाँ पे खाली स्थान में आ गया डू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो की गो। ऐसे आपको एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस करना है। चौथा है बेटा इंट्रोगेटिव नेगेटिव। चौथा कौन सा है? इंट्रोगेटिव नेगेटिव। इसका मैं आपको सूत्र लिख देता हूं, ये भी सेम इंट्रोगेटिव की तरह ही है। पहला सूत्र इसमें डू डज, उसके बाद में सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद में अदर वर्ड और लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह। दूसरा है WH वर्ड, उसके बाद में डू डज, फिर यहाँ पे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के पश्चात नोट, नोट के पश्चात वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और फिर अदर वर्ड और लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह। जैसे एग्जांपल है, पहला हो जाएगा डज शी नॉट गो टू स्कूल दिल्ली। दूसरा है वाई डज शी नॉट गो टू स्कूल दिल्ली। इस प्रकार से आपको ये सेंटेंस बनाने हैं। तो मुझे उम्मीद है बच्चों आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद।